प्रिय विद्यार्थियों, हम आज बात करेंगे मैकेंडर की हृदय स्थल थ्योरी की। हार्टलैंड थ्योरी ऑफ मैकेंडर, हृदय स्थल सिद्धांत। क्योंकि राजनीतिक भूगोलवेत्ता के तौर पर इन्होंने इस थ्योरी का प्रतिपादन किया और राजनीतिक भूगोलवेत्ता के रूप में इनकी इस थ्योरी को बहुत प्रोमिनेंट माना जाता है। चाहे हम भूगोल का क्षेत्र समझ कहें या राजनीति का क्षेत्र में कहें, हृदय स्थल सिद्धांत जो है वो तत्कालीन राजनीतिक परिदृश्य को न सिर्फ व्याख्यायित करता है बल्कि उसके मूलभूत स्वरूप को उजागर भी करता है। मतलब क्या होना चाहिए और क्या है और क्या हो सकता है, इन सारी बातों को उस समय के राजनीतिक परिदृश्य के संदर्भ में मैकेंडर ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। मैकेंडर ने 1904 में अपनी जो कृति दी द ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री, जिसको हम कहेंगे इतिहास का भौगोलिक धुराग्र, उसमें इन्होंने हार्टलैंड थ्योरी दी है। और उसकी जो महत्वपूर्ण तत्व, जो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स थे इनके, उनकी बात मैं करती हूँ कि उन्होंने क्या क्या कहना चाहा उसमें। एक तो इन्होंने कहा कि समुद्री यात्राओं का, बल्कि यात्राओं का ही युग अब बीत चुका है और अब स्थल का कोई भी बड़ा भाग अन्वेषण द्वारा खोज निकालना शेष नहीं है। पहली बात तो इन्होंने कही कि अब भूगोल का स्वरूप बदल गया है। पहले ये होता था, हमने देखा है, चाहे अरब जोग्राफर्स की बात हो, चाहे रोमन जोग्राफर्स की बात हो, चाहे ग्रीक जोग्राफर्स की बात हो, वहाँ तक तो हम अभी भूमि को ढूंढ ही रहे थे। कितना बड़ा क्षेत्र की जानकारी है, कहाँ समुद्र है, कहाँ नए क्षेत्र है। जब वास्को डी गामा भारत पहुंचे यूरोप से समुद्री मार्ग के द्वारा, और जब कोलंबस 15वीं शताब्दी में अमेरिका पहुंचे, उसके बाद अब मध्य 19वीं शताब्दी तक आते आते इस बात को लेके समस्त विश्व के स्कॉलर्स श्योर थे कि हमें पृथ्वी के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त हो चुकी है कि कहाँ स्थल है, कहाँ जल है, अब कोई भी भाग ढूंढना शेष नहीं है। जाना मुश्किल हो सकता है, दुर्गम हो सकता है कोई क्षेत्र, लेकिन कहाँ क्या है ये ढूंढना, ये अब ढूंढना बाकी नहीं है। तो पहले तो उन्होंने कहा कि यात्राओं का युग बीत चुका है, अब ऐसा नहीं है, ज्योग्राफी इज जस्ट ट्रैवलिंग। इस बात को इन्होंने इसमें अपनी पुस्तक में सबसे पहले कहा। अपनी बात कहते हुए पहले बात इन्होंने यही कही। फिर इन्होंने ये कहा कि भविष्य में स्थल शक्ति निर्णायक होगी, क्योंकि अब संसार के सभी भाग इतने पास हो गए हैं कि महाशक्तियों के बीच होने वाली लड़ाई के विश्वव्यापी प्रभाव होंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये पॉलिटिकल पावर की बात करते हैं, पॉलिटिकल पावर सिनारियो क्या है विश्व में, उसको इन्होंने इंगित करने का प्रयास किया। तो इन्होंने ये कहा कि क्योंकि सब कुछ पता है, तो अब किस स्थल पर, मतलब कितने बड़े स्थल पर कौन सा राष्ट्र अधिकार करता है, इस हिसाब से महाशक्तियों की जो संघर्ष है वो नजर आएगा। और महाशक्तियों के संघर्ष में कौन सी शक्ति ज्यादा पावरफुल सिद्ध होगी, ये डिपेंड करता है उसके स्थल पे अधिकार से, क्योंकि अब थल शक्ति ही निर्णायक होगी। इसी से निर्णय होगा कि विश्व का राजनीतिक परिदृश्य किस प्रकार से डेवलप होगा, किस प्रकार से चेंज होगा। तीसरी बात इन्होंने कही कि सबसे बड़ा थलखंड पुरानी दुनिया है। सबसे बड़ा थलखंड, जिसको इन्होंने वर्ल्ड आइलैंड कहा, इसमें इन्होंने यूरेशिया और अफ्रीका को सम्मिलित किया। पुरानी दुनिया, जिसको हम आज भी एंशिएंट कहते हैं, क्योंकि अमेरिका जो क्षेत्र है, उत्तरी अमेरिका हो चाहे दक्षिणी अमेरिका हो, ये बाद में खोजे गए। 15वीं शताब्दी तक तो इनका पता ही नहीं था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा स्थल खंड पुरानी दुनिया है, जिसको इन्होंने वर्ल्ड आइलैंड कहा, विश्व द्वीप कहा, और जिसमें इन्होंने यूरेशिया और अफ्रीका को सम्मिलित किया। यूरोप, एशिया और अफ्रीका का जो ये सम्मिलित स्थल खंड है, इसी को इन्होंने पुरानी दुनिया या ओल्ड वर्ल्ड कहा, जिसको उन्होंने वर्ल्ड आइलैंड कहा। इसके केंद्रीय भाग का बड़ा भू राजनीतिक महत्व है, जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस जो है वो इस वर्ल्ड आइलैंड का जो केंद्रीय स्थल है उसकी है। और इस केंद्रीय स्थल के बारे में ज्ञान हमें बहुत कम है, लेकिन और वहां तक पहुंचना बहुत दुर्गम है, ये बात भी इन्होंने कही। सबसे दुर्गम वो इंटीरियर भाग है, क्योंकि जो तटीय क्षेत्र है वो तो सुगम्य है, वहां तक आसानी से पहुंचा जा सकता है, बाहरी क्षेत्रों द्वारा वहां से आक्रमण किया जा सकता है। पर ये जो इंटीरियर केंद्रीय स्थल है इस पुरानी दुनिया का, उसको इन्होंने हृदय स्थल कहा, वर्ल्ड आइलैंड कहा, वर्ल्ड आइलैंड का हिस्सा कहा, वर्ल्ड आइलैंड का केंद्रीय स्थल कहा, और यहां तक पहुंचना सबसे ज्यादा मुश्किल है, ये बात इन्होंने कही। इसीलिए जियोपॉलिटिकल दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट जो केंद्रीय स्थल है वो यही है। इसके हृदय भाग में एक विस्तृत क्षेत्र महाद्वीपीय और आर्कटिक जल प्रवाह का है। महाद्वीपीय क्षेत्र है और थोड़ा सा उसमें आर्कटिक जल प्रवाह है, जो कि समुद्र शक्ति की पहुंच से पूर्णतः बाहर है। हृदय स्थल में इन्होंने आर्कटिक को भी सम्मिलित किया, क्योंकि आर्कटिक वो समुद्री क्षेत्र है जहां पर जो आक्रमणों की दृष्टि से वल्नरेबल नहीं है, सुगम्य नहीं है। बाकी सारे जो
समुद्री तटीय क्षेत्र हैं वो सारे सुगम्य हैं आक्रमण की दृष्टि से, राजनीतिक आक्रमणों की दृष्टि से। अब इन्होंने ये कहा कि संक्षेप में अगर कहा जाए तो ये जो थलखंड है ये स्टेपीज और मरुस्थल है। जो केंद्रीय स्थल है स्टेपीज घास के मैदान है, ये आपने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, हम इस पे विस्तार से नहीं जाएंगे। और जो शीत मरुस्थल क्षेत्र है ये सारा का सारा मरुस्थलीय और स्टेपीज क्षेत्र है जो कि केंद्रीय स्थल है। और घुड़सवार और ऊंट सवार जो खानाबदोश हैं, जो नोमैड्स हैं, जो पशुओं को चराने का काम करते हैं, बस उन्हीं चरवाहों का क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी सभ्यताएं विकसित नहीं हुई हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मानव का दखल नहीं रहा है, यहाँ मानवीय गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं रही हैं, इसलिए ये दुर्गम सा क्षेत्र है। प्रकृति ने इसको अछूता सा छोड़ रखा है, प्रकृति ने इसको ऐसा बनाया कि ये मानव से अछूता सा रहा है। ये कहना चाहिए कि मानव के बस कुछ समूह यहाँ पर मूव करते हैं, बाकी घास का और मरुस्थलीय क्षेत्र है, शीत मरुस्थलीय क्षेत्र है। और इसका ये जो नोमैड्स हैं, जो खानाबदोश यहाँ पर रहते हैं, स्थायी बस्तियों के देशों पर सारे इतिहास भर में जिस तरीके के आक्रमण होते रहे, इन क्षेत्रों पर कोई आक्रमण नहीं होते। ये क्षेत्र एकदम सुरक्षित और दुर्गम क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र के स्वरूप में भी ये कहते हैं कि बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहा है। महाद्वीप को क्रॉस करके जाने वाले, जो आर पार जाने वाले जो लोग हैं वो उन्होंने यहाँ रेल मार्गों का निर्माण किया है और उपनिवेशन के आधार पर एक शक्ति का सृजन हो रहा है, क्योंकि विश्व में पॉलिटिकल कॉलोनीज बनाने का दौर था। वो उस समय उपनिवेश थे ये सारे क्षेत्र, विशेषकर अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और जो एशिया के क्षेत्र थे, इन्होंने यूरोपियन जातियों ने यहाँ पर कब्जा कर और इनको अपने उपनिवेश बना लिया था। तो इन्होंने आर पार महाद्वीपों के पास आर पार जाने के लिए रेल मार्गों का विकास कर लिया था, इन्होंने सड़कों का विकास कर लिया था। और इस उपनिवेशन के जरिए ये जो कॉलोनलिज्म था, अपनी कॉलोनीज बनाने की जो प्रक्रिया थी, राजनीतिक आधिपत्य की जो प्रक्रिया थी, इसमें इन्होंने इन क्षेत्रों पर भी अधिकार धीरे धीरे कर लिया था। और ये क्षेत्र अब धीरे धीरे शक्ति को आकृष्ट करने लगे थे। मतलब महाशक्तियां या जो भी विकसित जातियां थी, जो भी विकसित राष्ट्र थे, वो चाहते थे कि इन क्षेत्रों पर भी अब कब्जा किया जाए। तो आंतरिक मार्गों पर सत्ताधारी होने के कारण ये जो शक्तियां हैं, संसार को केंद्रीय युद्ध नीतिक स्थिति को ये बनाती जा रही है। मतलब पहले ये क्षेत्र अछूते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उपनिवेशन की प्रवृत्ति बढ़ी, तो जो भी शासक राष्ट्र थे, उन्होंने ये कोशिश की कि इस केंद्रीय स्थल पर भी कब्जा किया जाए। तो ये एक राजनीति का केंद्र बनने लगा ये क्षेत्र, जो क्षेत्र अब तक मानव से अछूता था, क्योंकि महाद्वीपों को क्रॉस करके जाने वाले रेल मार्गों का विकास हो गया था, मूवमेंट हो गई थी, अधिकाधिक क्षेत्र पर राजनीतिक रूप से आधिपत्य करने की प्रवृत्ति डेवलप हो गई थी, इसलिए ये प्रवृत्ति मिलती है। अब इस हृदय स्थल के बाहरी भाग में सीमावर्ती महाद्वीपीय राज्यों की एक आंतरिक अर्धचंद्राकार पेटी है। इन्होंने ये भी कहा कि ये जो बाहरी भाग है, एक तो केंद्रीय स्थल हो गया, उसका जो बाहरी भाग है, मैं आपको पीडीएफ में इसका डायग्राम, इसका मैप जो भी मैकेंडर ने प्रस्तुत किया है हृदय स्थल, वो आपको दे दूंगी। इस हृदय स्थल के बाहरी भाग में इन्होंने कहा कि सीमावर्ती महाद्वीपीय जो राज्य हैं, सीमावर्ती जो राज्य हैं, जो स्थलखंड हैं, उनकी एक आंतरिक अर्धचंद्राकार पेटी मिलती है और उसके परे एक बाहरी अर्धचंद्राकार पेटी भी मिलती है, जिसमें जो कि समुद्र तट पर है, समुद्र पारीय शक्तियां, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य, जापान इत्यादि समुद्र के पार वाली शक्तियां हैं, जो इस बाहरी अर्धचंद्राकार पेटी को इंगित करती हैं, प्रतिनिधित्व करती हैं इसका। तो एक तो सटी हुई महाद्वीपीय पेटी है इसकी, जो स्थलखंड है, फिर दूसरी इससे दूर एक बाहरी अर्धचंद्राकार पेटी है, जिसमें एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका है, जापान है, ये चीज़ें हैं, और ब्रिटेन है। ये जो द्वीपीय क्षेत्र हैं, या कहना चाहिए कि समुद्र को पार करके जो क्षेत्र मिलते हैं, वो हैं जिनकी एक अर्धचंद्राकार पेटी और मिलती है। ये केंद्रीय स्थल सिद्धांत की टोटल अवस्थिति है, लोकेशन को इन्होंने बताते हुए ये स्वरूप दिया है। फिर ये कहते हैं कि यदि शक्ति संतुलन, अगर बैलेंस ऑफ पावर इस धुराग्र राज्य की अत्यधिक अनुकूल हो जाता है, तो उसके परिणाम स्वरूप उस शक्ति का प्रसार यूरोप और एशिया के सीमावर्ती थल क्षेत्रों पर हो जाएगा। मतलब यदि यहाँ पर ये जो केंद्रीय स्थल है, यहाँ पर अगर अधिकार होता है यूरोपीय क्षेत्रों का, तो यूरोप और एशिया के जो सीमावर्ती थल क्षेत्र हैं, उन पर जिसका अधिकार यहाँ पर होगा, उसका सीमावर्ती थल क्षेत्रों पर अपने आप अधिकार हो जाएगा। ये बात इन्होंने कही। इसलिए इस पर अधिकार करना, केंद्रीय स्तर पर अधिकार करना, राजनीतिक जो शक्तियां हैं उनका उद्देश्य है। फिर ये कहते हैं कि इस शक्ति को महासागरीय बेड़ों के निर्माण करने के लिए ऐसे में महाद्वीपीय साधनों का प्रयोग करने की छूट मिल जाएगी और संसार का साम्राज्य दृष्टिगोचर होगा।
यानी ये कहते हैं कि जो केंद्रीय स्थल पर अधिकार करेगा, उससे सटा हुआ जो महाद्वीपीय क्षेत्र है उस पर भी उसी का अधिकार हो जाएगा, और जो शक्ति इस सारे हिस्से पर अधिकार कर लेगी वो समुद्र के पार वाले हिस्सों पर भी अधिकार कर पाएगी, क्योंकि उसको ये तटीय जो क्षेत्र है उन पर अपने बेड़े बनाने का, अपनी शक्ति को एकत्र करने का की जगह मिल जाएगी। तो इसलिए ये हृदय स्थल और ये सारा जो वर्ल्ड आइलैंड का जो क्षेत्र है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज फार एज जियो पोलिटिकल सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड इज कंसर्न। इस बात को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने ये भी कहने का प्रयास किया कि ये जो सारा क्षेत्र है, समुद्र पारीय जो शक्तियां हैं, उसमें जो समुद्र को पार करके जो शक्तियां हैं वो अपने सैन्य मोर्चे फ्रांस, इटली, मिस्र, भारत, कोरिया, इनमें अगर बनाएंगी, जो कि तो ये थलीय शक्तियों को विकास करने के लिए बाध्य करेंगे, और इनको मतलब इनका कहना था कि इन क्षेत्रों में ये जो अगर इस चीज़ को रोकना है तो इन जगहों पर बेड़े बनाने चाहिए, चाहे फ्रांस हो, इटली हो, मिस्र हो, भारत हो, कोरिया हो, इनमें अपने बेड़े बनाने चाहिए समुद्र पारीय शक्तियों को, जो बाहर की शक्तियां हैं, जिससे कि वो काउंटर कर सकें, वो संघर्ष करने में सक्षम हो सकें। मैकेंडर के हृदय स्थल की विचारधारा का फिर इन्होंने इसी बात को रिपीट किया, मैंने आपको शायद कल भी बताया था पिछले लेक्चर में। 1943 में इन्होंने इसको और विस्तार दिया, अपने इस हृदय स्थल की अवधारणा को और विस्तृत स्वरूप दिया, और ज़्यादा जब इन्होंने डेमोक्रेटिक आइडियाज और रियलिटी की बात की तो की रचना की, तो उसमें और ज़्यादा इन्होंने इस चीज़ को व्याख्यात किया। मैकेंडर की केंद्रीय स्थल के संदर्भ में या हृदय स्थल के संदर्भ में एक जो इनका फेमस स्टेटमेंट है जो वर्ल्ड आइलैंड का, जो इनकी विचारधारा में थलीय और समुद्री शक्तियों को इन्होंने तुलनात्मक पूरक दृष्टिकोण जो इन्होंने रखा कि किस प्रकार से समस्त विश्व पर अधिकार किया जा सकता है, आधिपत्य किया जा सकता है, और किस तरीके से केंद्रीय जो हृदय स्थल है वो उसमें भूमिका निभा सकता है। इसमें मैकेंडर के 3 जो एक तरह से इनके ब्रह्मवाक्य से कहे जाने चाहिए कि वो स्टेटमेंट बहुत प्रमुख है, जिनको मैं आपको बताती हूँ। एक तो इन्होंने कहा, हु रूल्स ईस्ट यूरोप कमांड्स द हार्टलैंड। जो भी पूर्वी यूरोप पर आधिपत्य रखता है वो हृदय स्थल पर आधिपत्य रखता है, वो हृदय स्थल पर अधिकार रख सकता है। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य का ही सूरज था जो डूबता नहीं था, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो इन्होंने कहा, हु रूल्स ईस्ट यूरोप कमांड्स द हार्टलैंड। फिर दूसरी बात कही, हु रूल्स द हार्टलैंड कमांड्स द वर्ल्ड आइलैंड। जो केंद्रीय स्थल पर अधिकार कर लेगा वो वर्ल्ड आइलैंड पर, विश्व द्वीप पर अधिकार कर लेगा। जैसा कि मैंने कहा कि जो आंतरिक चंद्राकार पेटी, अर्धचंद्राकार पेटी है, उस पर अधिकार हो जाएगा उसको आसानी से वो अपने आधिपत्य में ले सकता है। एंड हु रूल्स द वर्ल्ड आइलैंड कमांड्स द वर्ल्ड। और जो विश्व द्वीप पर अधिकार कर लेगा वो विश्व पर अधिकार कर लेगा, क्योंकि उसके बाद क्या बचेगा, जो बाहरी अर्धचंद्राकार पेटी जो है, जो छोटे छोटे महासागरीय क्षेत्रों में जो क्षेत्र है, बस वो बचेंगे जिन पर अधिकार करना आसान होगा। तो वो यही कहते हैं कि जो हृदय स्थल पर अधिकार कर लेगा वो विश्व द्वीप पर अधिकार कर लेगा, जो ईस्ट यूरोप पर, जो पूर्वी यूरोप पर अधिकार करेगा वो हृदय स्थल पर अधिकार करेगा, जो हृदय स्थल पर अधिकार करेगा वो विश्व द्वीप पर अधिकार करेगा, और जो विश्व द्वीप पर अधिकार करेगा वो विश्व पर अधिकार करेगा। यानी पूर्वी यूरोप से केंद्रीय स्थल पर अधिकार करने का मार्ग अत्यंत सुगम है। उसके बाद जो आंतरिक अर्धचंद्राकार पेटी है उस समुद्र तटीय क्षेत्र तक आधिपत्य करना आसान है, और अगर उस पर आधिपत्य कर लिया जाएगा तो समस्त सामुद्रिक जो तटीय क्षेत्र है वहां पर अपने जो सैन्य बेड़े हैं उनको स्थापित कर जो समुद्र पार की बाकी बची हुई अर्धचंद्राकार बाह्य पेटी है उस पर अधिकार करना आसान हो जाएगा, उनके आक्रमणों को काउंटर करना आसान हो जाएगा, और ऐसे में वही शक्ति समस्त विश्व पर आधिपत्य करने में सक्षम हो पाएगी। ये इनका केंद्रीय जो हृदय स्थल सिद्धांत है वो है। मैकेंडर ने हृदय स्थल सिद्धांत की विचारधारा को जब और ज़्यादा बताया तो उन्होंने एक बात और इस संदर्भ में कही कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने ये भी बताया, ये खतरा बताया बेसिकली उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, कि हृदय स्थल सोवियत रूस के नियंत्रण में आ सकता है। उन्होंने ये कहा कि ये हृदय स्थल सोवियत रूस के नियंत्रण में आ सकता है, और इससे ये रूस जो है वो इस विश्व द्वीप के पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी सीमांत क्षेत्रों पर अधिकार करने में सक्षम हो सकता है।
ये संभावना इन्होंने बताई कि सोवियत रूस ये कर सकता है। और ऐसे में इन्होंने जो मित्र राष्ट्र हैं उनको भी इन्होंने आगाह किया, और ये मित्र राष्ट्रों को बताया, इन्होंने जर्मनी को आगाह किया कि इस हृदय स्थल पर अधिकार करने से सोवियत रूस को रोका जाए। और यहाँ से जो इनका सारा हमें कहना चाहिए कि जो भी इनके पॉलिटिकल व्यूज़ थे उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया उस समय की राजनीति में, उस समय की जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड की जो परिस्थितियाँ थी उनमें। तो मैकेंडर का ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है जो हृदय स्थल थ्योरी है। इसको मैं आपको पीडीएफ में इसका जो मैप इन्होंने जो दिया है, जो इन्होंने अपने हृदय स्थल की अवधारणा को विस्तार से दिया है, ये मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी। और एक बात जो महत्वपूर्ण मैकेंडर के संदर्भ में मानी जाती है, इस खासकर इनकी जो हृदय स्थल की अवधारणा है, कि स्कॉलर्स ये कहते हैं कि मैकेंडर्स थिंकिंग वॉज अ जनरेशन अहेड ऑफ हिज टाइम। एक पीढ़ी आगे की सोच थी उनकी, इसलिए उस समय बहुत अद्भुत सोच रही उनकी, क्योंकि उस तरीके से उनसे पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था। और उन्हीं जियोपॉलिटिक्स में बहुत महत्वपूर्ण योगदान इनका माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण रूप से इनकी इस थ्योरी को ये थ्योरी प्रतिपादित होने के बाद वर्ल्ड ज्योग्राफिकल और वर्ल्ड पॉलिटिकल जो जगत है उसमें बहुत हलचल मच गई। और जो द्वितीय विश्व युद्ध में उलझे हुए जो राष्ट्र थे उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजीज बदली, उन्होंने नई तरीके से अपनी कूटनीतियां निर्धारित करने का प्रयास किया इस हृदय स्थल को ध्यान में रखते हुए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट इनका मिलता है। हालांकि इनकी थोड़ी बहुत आलोचना भी की जाती रही, जिसकी बात भी हम थोड़ा सा कर लेते हैं। एक तो जब वायुयान यात्रा की बहुत अधिक उन्नति हो गई तो उस पर मैकेंडर उसकी वजह से इनके हृदय स्थल सिद्धांत का महत्व गिर गया। उस समय तक इन्होंने रेल मार्गों और सड़क मार्गों के संदर्भ में अपनी बात कही थी, लेकिन जब एयर ट्रैवल्स होने लगे, वायु यात्रा मार्ग डेवलप हो गए, तो हृदय स्थल की का कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट होता गया। इस वायुयान के युग में मैकेंडर द्वारा बताए गए हृदय स्थल के बजाय अब उत्तरी ध्रुव का महत्व ज़्यादा बढ़ गया। और अब तो आर्कटिक क्षेत्र, अगर हम आज की जो जियो पॉलिटिक्स है उसके हिसाब से देखें तो हम ये कहेंगे कि अगर हम हृदय स्थल ही निर्धारित करेंगे तो उसको हम जो मॉडर्न हृदय हार्टलैंड जो है वो हम आर्कटिक क्षेत्र को कह सकते हैं, जो कि पृथ्वी का उत्तरी सिरा है। इस वायु युग में उत्तरी ध्रुव की केंद्रीय स्थिति इम्पॉर्टेंट है, जो नॉर्थ पोल की जो केंद्रीय स्थिति, क्योंकि इसके चारों तरफ यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका स्थापित है। ये जो शक्तियां हैं ये उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ हैं, और इसलिए उत्तरी ध्रुव अब नया हार्टलैंड कहा जा सकता है। अब इस आर्कटिक वृत्त के चारों ओर स्थित ये जो आधुनिक हार्टलैंड है, इसमें केवल जर्मनी और यूरोपीय रूस नहीं है, बाकी क्षेत्र हैं, जर्मनी और यूरोपीय रूस नहीं है, बल्कि समस्त उत्तरी यूरोप, सोवियत संघ, उत्तरी चीन, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका का आंतरिक भाग भी सम्मिलित है। पहले तो सिर्फ जर्मनी और सोवियत रूस का सबसे ज़्यादा हार्टलैंड पर अधिकार करने की संभावना थी, लेकिन अब ये नहीं है, खाली ये है, पर सिर्फ ये नहीं है, अब बहुत सारे राष्ट्र इसमें समाहित हो गए हैं। एक जुड़ी हुई अर्धचंद्राकार और बड़ी चौड़ी अर्धचंद्राकार पेटी इस उत्तरी ध्रुव के, जो कि हम आर्कटिक वृत्त जिसे कहेंगे, उसके चारों ओर बन गई है या उसके चारों ओर मिलती है। और इसलिए ये जो राजनीतिक संघर्ष है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। महासागरीय युग में इन राष्ट्रों के बीच में विशाल महासागर थे, परंतु वायुयान के युग में सोवियत संघ और उत्तरी अमेरिका दोनों ही उस उत्तरी ध्रुव के मार्ग में एक दूसरे के समक्ष उपस्थित हो गए हैं। ये स्थिति है जब हम बायपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं। बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो द्विध्रुवीय राजनीतिक व्यवस्था आई, वहाँ पर ये मिलता है कि सोवियत संघ, और जब तक सोवियत संघ टूटा नहीं था, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका एक दूसरे के ऑपोजिट थे, जो इस उत्तरी ध्रुव के आसपास का जो हार्टलैंड है, आर्कटिक वृत्त को घेरे हुए जो हार्टलैंड है, उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर समस्त विश्व पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए चेष्टारत थी। बाद में राजनीतिक परिस्थितियां बदली, अब हार्टलैंड की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट रह भी नहीं गई है कुछ संदर्भों में। और वर्तमान युग तो परमाणु युग है, इसमें प्रक्षेपास्त्रों और रॉकेट्स के प्रयोग ने इस सिद्धांत के महत्व को और कम कर दिया। हार्टलैंड जैसी अब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं रह गई है क्योंकि अब कोई भी क्षेत्र इतना अछूता नहीं रह गया है। हार्टलैंड सिद्धांत जब मैकेंडर ने दिया था तो सबसे बड़ा उसका बिंदु ये था कि वहाँ पर आक्रमण करना संभव नहीं है, वहाँ पर आधिपत्य करना बहुत संभव नहीं है, क्योंकि वो बहुत दूर है, बहुत दुर्गम है। पर आज के युग में जिस तरीके के आयुध डेवलप हो गए हैं, जिस प्रकार की जिस तरह की टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्टेशन में आ गई है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए और जो कूटनीति को जो तकनीकी संबल मिल गया है, राजनीति को जो तकनीकी संबल मिल गया है,
है उसने हार्टलैंड की जो कंसेप्ट है उसको और कमज़ोर कर दिया है। अब वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रह गया है। लेकिन ये भी सच है कि ये जो लेकिन ये भी सच है कि हार्टलैंड की जो थ्योरी है वो एग्जिस्ट करती है जियोपॉलिटिक्स में। और मैकिंडर का जो समस्त विश्व को देखने का जो नज़रिया है, अगर हम ज्योग्राफिकल थॉट की दृष्टि से देखें तो वो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनसे पहले जियोपॉलिटिकल दृष्टि से किसी ने भी भौगोलिक चिंतन को कोई दिशा नहीं दी थी, कहीं जिक्र नहीं किया था। जो जियोपॉलिटिक्स है वो अगर हम पॉलिटिकल दृष्टि से देखें तो भूगोल का अध्ययन सिर्फ अधिकाधिक क्षेत्रों को खोजने और उन पर आधिपत्य करने की मंशा तक ही सीमित था, या उनके बारे में और अधिक जानकारी लेने तक ही सीमित था। इसलिए मैकिंडर के रोल को कहीं भी भौगोलिक चिंतन की दृष्टि से और जियोपॉलिटिक्स की दृष्टि से भुलाया नहीं जा सकता। थैंक यू।